मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा के बारे में पढ़ा था और ये भी देखा था कि उन दोनों प्रतिबाधाओं में मैट्रिक्स फॉर्म लेकर के भी अपन मान कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सर्किट किसी परिपथ जाल में। आज हम वो एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिया गया है जैसे कि आपको कि नीचे दिया गया नेटवर्क, जैसे एक नेटवर्क दिया गया सपोज आपको ई बैटरी है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है या पावर सप्लाई सोर्स ई के साथ क्या क्या जुड़ा है, एक Z1 प्रतिबाधा यहाँ जुड़ी है, एक Z2 Z3 यहाँ जुड़ी है, Z2 यहाँ जुड़ा है और इन दो टर्मिनल के बीच में यहाँ क्या जुड़ा है, लोड प्रतिबाधा ZL जुड़ी हुई है। अपने पास ये पहला लूप बता रहा है अगला, और ये कौन सा लूप बता रहा है, दूसरा। इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I1, और इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2। I1 यूं फ्लो हो रही है, यानी बीच वाला जो रेजिस्टेंस है Z3A, इसमें I1 इधर से जाएगी और I2 इधर से जाएगी। तो ऊपर की तरफ से देखेंगे तो अपने पास करंट क्या रहेगी, इधर से देखें तो क्या रहेगी, I1 माइनस I2, और इसमें इधर क्या है, I2 है, यूं जाएगा। ठीक है, ये अपन के पास चीजें दी गई है इस सर्किट में। इसके लिए हम देखते हैं कि सिंपल अगर अपन किरचॉफ के नियम लगाकर सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन भी वैसे करते हैं सिंपल मैथमेटिक्स से ही, तो अपने पास परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या होती है, ज्ञात तो दोनों करनी है। हम इसके साथ साथ लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि दोनों का जो फॉर्मूला दिया था एक छोटा सा, उससे भी अपन डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका भी कैसे मान ज्ञात करते हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। उससे भी पहले क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम लगा करके, दोनों लूप नियम लगा करके वोल्टता और धारा के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे, जो अपन सामान्यतः करते ही है ना। तो दो लूप हो गए अपने पास। तो पहले लूप में, पहला लूप ये वाला, प्रथम लूप में केवीएल से, किरचॉफ वोल्टेज लूप से क्या होगा, नियम से क्या होगा, देखो यहां से चलोगे आप तो धारा I1 है, I1 इंटू Z1, I1 इंटू Z1, आगे आओगे तो यहाँ कितना आ गया, प्लस I1 माइनस I2 इंटू Z3, यहाँ से आगे आओगे तो माइनस E बराबर 0, या अपन यूँ लिख सकते हैं कि E बराबर, E को उधर ले जाओ तो E आ जाएगा, E बराबर I1 के साथ कितने Z1 और Z3 दोनों हैं, तो Z1 प्लस Z3 इंटू I1 है ना, माइनस Z3 I2, समीकरण नंबर 1। दूसरे लूप में, द्वितीय लूप में केवीएल से क्या होगा, दूसरे लूप में यहां से चलो I2 Z2, यहां हो, इसमें ऐसे आएगी करंट तो IL ZL, I2 ZL, इसमें इधर से जाओगे तो माइनस, क्योंकि करंट के अपोजिट जा रहे हैं ना, तो I1 माइनस I2 इंटू Z3 बराबर 0। इसको सिंपल फॉर्म में लिखो तो वोल्टेज वाली टर्म में यहाँ 0 आता है, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, I1 की कोई टर्म है क्या, है ना, माइनस Z3 I1 माइनस Z3 I1। ठीक है, फिर Z2 के साथ कौन कौन है, Z2 के साथ देखो, I2 के साथ Z2 Z3 माइनस माइनस प्लस, और ये ZL, ठीक है, प्लस का, तो प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू I2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो मैट्रिक्स रूप में लिखने पर मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या आएगा,
2 कॉलम वाली वोल्टा मोड मैट्रिक्स बनेगी E0 और इधर कितना बनेगा बराबर Z कौन सा, इसमें देखो Z11 की जगह क्या Z1 प्लस Z3 जो I1 के साथ है, Z1 प्लस Z3, I2 के साथ कौन सा माइनस Z3 और इसके साथ I1 के साथ माइनस Z3 और इसके साथ कितना Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू I1 I2, ये 3 नंबर समीकरण हो गया, है ना। अब देखो इसमें कोफैक्टर देखते हैं अपन। हमें सबसे पहले तो पूछा है अंतरित प्रतिबाधा परिचालन बिंदु प्रतिबाधा तो इस नेटवर्क के लिए परिचालन बिंदु यानी पहले के लिए जिसमें वोल्टेज स्रोत जुड़ा है इसके लिए परिचालन बिंदु प्रतिबाधा देखते हैं। तो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा के लिए लूप प्रथम लूप के लिए परिचालन बिंदु प्रतिबाधा अपने वाले उस फॉर्मूले से ज्ञात कर लें क्या, ज़्यादा ठीक रहेगा। एक बार फिर उसमें भी करके देख लेते हैं अपने पास क्या स्थिति रहेगी। हाँ, Z फर्स्ट लूप के लिए इनपुट इम्पीडेंस क्या रहेगा डेल्टा Z, जो कि ये बीच वाली है, ये डेल्टा Z है, ठीक है, अपॉन पहला है, पहला लूप है, इसका मतलब डेल्टा 11। यहां देखो डेल्टा Z क्या आपके पास, ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस ये कर दो तो क्या होगा Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL माइनस Z3 प्लस Z3 स्क्वायर, ठीक, ये रहेगा। इसको सॉल्व करें, क्या जाना चाहिए डेल्टा Z, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZL, ये तो ये हो गया। अब 3 वाला प्लस Z3 Z2 Z2 प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z3 ZL माइनस Z3 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया Z3 स्क्वायर। तो डेल्टा Z क्या बचा, इसको यहां लिख देता हूं मैं, ये समीकरण नंबर 1 है, इसको ऊपर लिख दिया। डेल्टा Z क्या बच गया, Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये टर्म आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये बचा Z1 प्लस Z3 इंटू ZL प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू ZL, इक्वेशन नंबर 3। डेल्टा 11 क्या होगा, एंड डेल्टा 11 बराबर 11 Z11 ये था, Z12 ये था, Z21 ये था, Z22 ये था। Z11 का मतलब इसको अपन देखेंगे तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ो, ये आ जाएगा। इसका कोफैक्टर क्या होगा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL फ्रॉम इससे। देन Z फर्स्ट लूप के लिए इनपुट इम्पीडेंस डेल्टा Z अपॉन डेल्टा 11 कितना हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 माइन प्लस Z1 Z3
प्लस में और ZL इनके मल्टीपल में अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। ये लो जना। सेकंड कौन सी? लूप 1 से 2 में, यानी 1 से लूप 1 से 2 में अंतरित प्रतिबाधा Z ट्रांसफर इंपेडेंस 1 से 2 में क्या बताया था? डेल्टा Z तो आना ही आना है बट्टा डेल्टा 1 से 2 में और -1 की पावर J1 प्लस K2, तो कितना आ गया? माइनस ऑफ इसकी पावर 2 माइनस ऑफ डेल्टा Z अपॉन डेल्टा 1 2। हम जानते हैं कि डेल्टा 1 2 कितना है? डेल्टा 1 Z11 Z12 Z21 Z22, तो डेल्टा 1 2 कितना होगा? इसके संगत Z12 के संगत को फैक्टर माइनस Z3 माइनस Z3, ठीक है, चूंकि ठीक है। देन Z ट्रांसफर 1 2 कितना होगा? माइनस माइनस कितना प्लस, डेल्टा Z आपको दिया है ये वाला Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू ZL अपॉन Z3। ये लो हो गया सिंपल सा काम। करना क्या, केवल इक्वेशन लिख के दोनों मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो, फिर इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से डेल्टा Z का मान तो आ ही जाएगा। सॉल्व करोगे मैट्रिक्स को, इस प्रतिबाधा मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो, और इतना होते ही बस बहुत सिंपल हो गया दोनों प्रतिबाधाएं ज्ञात करना। अब अपन इसको सिंपल एक्सप्लेनेशन से सेकेंडरी मेथड इसका देखेंगे क्या रहेगा, ठीक है। देखो सेकेंडरी मेथड यहीं से लेंगे अपन, है ना। सेकेंडरी मेथड के लिए नेटवर्क क्या था अपने पास? प्लस माइनस ये ZL था, ये Z3 था, ये Z2 सॉरी ये 3 था, ये 2 था, ये Z1 था, ये E और ये करंट I1 और इधर जाने वाले करंट कितने? I2, ठीक है। अब देखो क्या होगा। पहली बात, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा चाहिए तो क्या होगा? इस सर्किट में इस लूप में देखना है, बैटरी इसमें जुड़ी है तो इसकी वोल्टता और इसके कारण बहने वाली धारा I1, आगे जो नेटवर्क है उसमें केवल प्रतिबाधाएं जुड़ी हैं और कोई वोल्टता स्रोत है नहीं, इसलिए हटाने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा? E और I1 का जो अनुपात है वो क्या देगा आपको? अंतरित प्रतिबाधा। अब देखो I1 क्या इस सर्किट की टोटल करंट है। टोटल करंट होने का मतलब क्या हुआ? इन दो टर्मिनल से देखो जहां अपन ने पावर सप्लाई सोर्स लगाया, इन टर्मिनलों के बीच देखो इस पावर सप्लाई सोर्स के द्वारा इस सर्किट को टोटल करंट कितनी पास की जाती है? I1। इस टर्मिनल से देखो वापस कितनी आ रही थी आपके पास? I1। तो ये I1 के इस पूरे नेटवर्क की क्या है? टोटल करंट है। आगे केवल प्रतिबाधा एलिमेंट जुड़े हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं अपन? बहुत सिंपल सा तरीका है, इन दो टर्मिनल के बीच टोटल इंपीडेंस कितनी होगी वो इसकी क्या होगी? अंतरित प्रतिबाधा, सॉरी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा होगी। क्यों? पावर सप्लाई स्रोत ये जुड़ा है और इसी कारण करंट फ्लो होने वाली I1 है, तो E अपॉन I क्या होगा? इस संपूर्ण नेटवर्क की प्रतिबाधा होगी। आगे वाले इन दो टर्मिनल के बीच प्रतिबाधा होगी, और इन दो टर्मिनल के बीच प्रतिबाधा देखना चाहें तो देखो क्या होगा? इन दो टर्मिनल के बीच, इसको हटाओ, यहां से चलो, कितना होगा? यहाँ अपन के इन दो टर्मिनल के बीच प्रतिबाधा देखो, और यहाँ से I1 करंट फ्लो होगी उनमें, चाहे आगे कितनी प्रतिबाधा जोड़ो तो Z1, ये दो सीरीज में और ये दोनों सीरीज में होकर के इसके साथ पैरेलल में, तो इन दोनों की टोटल कितनी हो गई? Z3 Z2 प्लस ZL अपॉन Z3
प्लस Z2 प्लस ZL। ये तो यहां से आगे की हो गई। अब ये Z1 के साथ ये प्रतिबाधा क्या सीरीज में, तो Z1, समझ गए। ये कौन सी प्रतिबाधा हुई, टर्मिनल A B के बीच प्रतिबाधा हुई। किसके बीच, टर्मिनल Z A B के बीच, है ना। अगर अपन सारी प्रतिबाधाओं को जोड़ दें तो ये तुल्य प्रतिबाधा होगी, Z इक्विवेलेंट कह सकते हैं आप इसको। अगर मैं यहाँ कहूँ कि ऐसे पावर सप्लाई सोर्स वापस से देखें जोड़कर प्लस माइनस E, तो करंट का मान तो वही रहेगा, इस A टर्मिनल से जाने वाली I रहेगा 1, और यहाँ प्रतिबाधा क्या जुड़ जाएगी, I1। यहाँ क्या जुड़ेगी, ये Z इक्विवेलेंट, जो कि अब देखो किसके बराबर हुई Z इक्विवेलेंट, E अपॉन I निकालेंगे, यानी E बराबर क्या होगा, I1 इंटू Z इक्विवेलेंट, तो Z इक्विवेलेंट क्या होगा, E अपॉन I1। यहाँ से क्या आ जाएगा, Z इक्विवेलेंट किसके बराबर हुआ, E अपॉन I1, जो कि किसके बराबर है, आंतरिक प्रतिबाधा, सॉरी ड्राइवन पॉइंट इंपेडेंस, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, Z इनपुट इंपेडेंस, जो कितनी हुई, इसके बराबर। ठीक है, तो अपने पास Z इनपुट इंपेडेंस कितनी हो गई, यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो Z इनपुट कितनी हुई, बराबर, यही हुई इक्विवेलेंट के बराबर, तो ये लघुत्तम लो इसका, तो Z1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इस बट्टा वाली राशि के साथ। लघुत्तम तो कितना आया, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, LCM, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो Z1 Z3 प्लस Z1 Z2 Z1 ZL, Z1 Z2 प्लस Z1 ZL प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 ZL, है ना। देखो Z1 ZL और Z3 ZL दोनों कॉमन है ना, तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, Z इन बराबर, इनमें ZL कॉमन आ रहा है, कॉमन पद है, तो Z1 Z3 प्लस, या Z1 Z2 इसको पहले लिख लो, Z1 Z2 Z3 ये वाला पद प्लस Z3 Z1 प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू ZL बटा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। मिलाओ देखें, ये वाली राशि और ये वाली राशि दोनों सेम है कि नहीं, है ना। इसका मतलब अपन ने जो फॉर्मूला लिया था वो भी बराबर काम कर रहा है ना, बराबर काम कर रहा है। अब देखो अपन को दूसरा ये भी ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए देखो अपन क्या करते हैं, पहला तो प्रूव हो गया, दूसरा देखो, दूसरा प्रूव करने के लिए अपन को क्या चाहिए, इसमें करंट I2 और वोल्टता E का अनुपात चाहिए। क्या चाहिए, I2 और E का अनुपात, यानी अपने पास अब क्या होगा, Z ट्रांसफर जो होगी पहले और दूसरे के बीच, वो क्या होगी, पहले की वोल्टता यानी E अपॉन दूसरे की धारा I2, ये होगा, समझ गए। तो क्या करेंगे, तो देखो इसमें कितना आया, E बराबर I इंटू ये आगे, इसमें देखो इस सर्किट में इन दो पॉइंट को देखो, इसको मैं A डैश कह सकता हूं और इसको क्या कह सकता हूं, B डैश कह सकता हूं, है ना। तो इन दोनों के बीच क्या कर सकते हैं, ये चाहिएगा अपन, है ना, इसलिए अपन इसको रख रहे हैं। देखो A डैश B डैश को देखो, A डैश B डैश पे I1 जो है वो दो भागों में डिवाइड होती है, एक भाग तो I2 इधर चला जाता है, बचा हुआ इधर आ जाता है, दो शाखाओं में धारा विभाजित हो रही है, तो प्रतिरोधों के व्युत्क्रम में होगी उनका अनुपात। अगर कोई दो शाखाएं हैं उनमें धारा, कोई एक धारा आ रही थी, दो शाखाओं में विभाजित हो गई, जैसे I1 आ रही है और इन दो शाखाओं में विभाजित हो गई, तो अब क्या होगा, धारा का डिवाइडेशन रूल लगाएंगे अपन, धारा का विभाजन नियम कैसे लगाएंगे वो भी अपन ज्ञात कर लेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहां से ज्ञात कर सकते हो I2, इक्वेशन 2 से, बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए। तो समीकरण 2 से
I2 कितना हो जाएगा, क्योंकि I2 चाहिए अपन को, पहले I2 आ जाएगा तो E में डिवाइड कर देंगे उसको। I2 कितना है यहाँ से, ये इधर आ जाएगा Z3 अपॉन उसका भाग लग जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। I1 क्या है यहाँ पर, अभी देखा था ना, ये तो Z इक्विवेलेंट है। I1 क्या है, I1 बराबर, ये छोटा सर्किट बना था ना, उसमें क्या आया था, I बराबर E अपॉन Z इक्विवेलेंट, अभी तो आया था। तो यहाँ I1 का मान रखेंगे अपन, है ना। तो I1 की जगह मैं क्या रख दूँ यहाँ पर, इनटू E अपॉन Z इक्विवेलेंट। Z इक्विवेलेंट ये, Z इक्विवेलेंट कौन सी होगी, वो वाली होगी Z इक्विवेलेंट, है ना, जो कि ये है, Z इनपुट है। इसलिए क्या करें, I2 कितना हो जाएगा, अब अपन देखो क्या करेंगे, I2 बराबर Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू Z इक्विवेलेंट इंटू E। ठीक है, ये हो गया। हमें क्या चाहिए, E अपॉन I2, वो तो Z12 है ना, तो E अपॉन I2 यही तो चाहिए। तो यहाँ से E अपॉन I2 उधर चला जाएगा और ये राशि इधर आ जाएगी। तो E अपॉन I2 कितना होगा अपने पास यहाँ पर, E अपॉन I2, तो ये उधर चला जाएगा। तो Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू Z इक्विवेलेंट अपॉन कितना, Z3। अब मान रख दो Z इक्विवेलेंट का, है ना। तो Z इक्विवेलेंट का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, Z ट्रांसफर 1 से 2 के बीच, तो Z2 प्लस Z3 प्लस ZL अपॉन Z3 इंटू, इससे मल्टीप्लाई, ये Z इक्विवेलेंट के बराबर ही तो है Z इन, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू ZL अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। ये देखो कैंसिल हो गई, क्या आ गई, Z ट्रांसफर इम्पिडेंस 1 और 2 के बीच कितना आया, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू ZL अपॉन Z3। देखो जरा दोनों राशियां बराबर हैं कि नहीं है, जो पहले फाइंड आउट की थी, ये और ये दोनों क्या हैं, सेम। इसका मतलब क्या हुआ, हम वो जो फॉर्मूले थे दोनों वो अप्लाई करके डायरेक्ट किसी सर्किट के लिए क्या कर सकते हैं, ड्राइवन पॉइंट इंपेडेंस और उसकी ट्रांसफर इंपेडेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लूप के लिए, बहुत इजी हो जाता है ना। इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है, उसमें किसी भी सर्किट के लिए अपन नॉर्मल दे, जैसे 2 3 4 लूप तक का भी दे दे तो भी अपन आराम से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक था। इससे संबंधित आप क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कोई नेटवर्क दे देता है और उस नेटवर्क के लिए आपको जैसे Z1 Z2 Z3 और ZL के मान दे दे, यहाँ पर E के मान दे दे, तो फिर आपसे कहेगा कि Z1 Z2 Z3 आपको दिए हुए हैं, इस सर्किट के लिए आप परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा दोनों ज्ञात करो। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ऐसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड है वो वाला, न्यूमेरिकल टाइप है, तो और सॉल्व करके लिखो पूरा, तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे टी और पाई जाल का रूपांतरण, है ना। टी जाल कैसा होता है, पाई जाल कैसा होता है, दोनों का इंटरकनेक्शन क्या होता है, दोनों के एक दूसरे में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप उसका देख के आएँ और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।